हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ELS इंग्लिश लिटरेचर स्टडीज़ विद कौर हरप्रीत। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकन्स। इस नावल की बात करें तो ये डिकन्स का 10th नावल है जो 1854 में पब्लिश हुआ था। इस नावल के टाइटल की बात करें तो इसका टाइटल है हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स, बट इट इज़ कॉमनली नोन एज हार्ड टाइम्स। इस नावल की टाइमिंग्स है लास्ट ऑफ 18th सेंचुरी एंड स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी, मीन्स टाइम ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इन इंग्लैंड। इसकी स्टोरी सेट की गई है एक फिक्शियस विक्टोरियन इंडस्ट्रियल टाउन कॉकटाउन में, जो कि कुछ हद तक मैनचेस्टर के लाइफस्टाइल से मिलता जुलता है। दिस इज़ ऑल अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द नावल। नाउ फ्रेंड्स, लेट अस स्टार्ट समरी ऑफ द नावल, राइट। मिस्टर ग्रैडग्रिंड एक कमरे में लेक्चर दे रहे हैं और वो अपने स्टूडेंट्स को लेक्चर देते हुए फैक्ट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं। मिस्टर ग्रैडग्रिंड का मानना है कि मानव स्वभाव पूरी तरह से फैक्ट्स पर बेस्ड होना चाहिए। ही सेज, नाउ व्हाट आई वांट इज़ फैक्ट्स, टीच दीज बॉयज़ एंड गर्ल्स नथिंग बट फैक्ट्स। इसका मतलब है कि मिस्टर ग्रैडग्रिंड कहते हैं कि दुनिया में सिर्फ फैक्ट्स ही इम्पॉर्टेंट हैं और वो सिर्फ फैक्ट्स एंड फैक्ट्स के बारे में ही बात करना चाहते हैं, और वो अपने स्टूडेंट्स को भी यही एजुकेशनल फ़िलोसॉफ़ी टीच करते हैं। दरअसल उनकी फ़िलोसॉफ़ी ऑफ लाइफ, उनका स्कूल बच्चों को ऐसे नियमों के अनुसार व्यवहार करने वाली छोटी छोटी मशीनों में बदलने का प्रयास करता है, राइट। यहाँ पर मैं बता दूँ कि मिस्टर ग्रैडग्रिंड एक स्कूल के सुपरिटेंडेंट हैं और उनका मोटिव सिर्फ और सिर्फ स्कूल को प्रॉफिट देना है। उनका इमोशन से कोई मतलब नहीं है और वो अपने दोनों बच्चे लुइसा एंड टॉम दोनों के साथ भी इसी फ़िलोसॉफ़ी को अप्लाई करते हैं, राइट। और अब उनकी पहचान भी एक ऐसे व्यक्ति के रूप में की जाती है कि वो बहुत हार्ड वर्किंग है एंड ही इज़ ओनली कंसर्न्ड अबाउट फैक्ट्स एंड नंबर्स। मिस्टर ग्रैडग्रिंड यूटिलिटेरियन आइडियाज़ को फॉलो करते हैं। इस फिलोसॉफी में हम कह सकते हैं कि इमेजिनेशन की कोई जगह नहीं होती है, राइट। बट लेटर ऑन हम नॉवल के एंड में देखेंगे कि कैसे वो अपनी इस फिलोसॉफी के डिसएडवांटेजेस हम कह सकते हैं या ड्रॉबैक्स देखते हैं, जिसका कि सीधा असर उनके बच्चों की लाइफ पर होता है, राइट। ये तो था मिस्टर ग्रैडग्रिंड की पर्सनालिटी के बारे में चर्चा। अब बात करते हैं उनकी बेटी लुइसा और उनके बेटे टॉम के बारे में। मिस्टर ग्रैडग्रिंड के दोनों बच्चों पर उनके पिता की फ़िलोसॉफ़ी का इन्फ्लुएंस है। ये होना तो नेचुरल ही है क्योंकि उनका ब्रॉटअप ही ऐसे किया गया। वो दोनों भी इमोशनल लेस हैं। लुइसा को बचपन में ही सिखाया गया है कि कैसे अपनी इमोशन को एक्सप्रेस करके फैक्ट्स को इम्पोर्टेंस देनी है, राइट। इसलिए वो अपनी फीलिंग्स, अपने सेंटिमेंट्स क्लियरली किसी के सामने नहीं रख पाती है। In other words, we can say she has thoughts in her mind, but these are all unmanageable thoughts, right? उसके thoughts जो है unmanageable thoughts हैं और इसी वजह से वो लाइफ में सफ़र करती है। वो हम इस नावल में आगे जानेंगे। और नेक्स्ट है उसका भाई टॉम, जो हम कह सकते हैं कि अगेन इस फिलोसॉफी के कारण लाइफ में सफ़र करता है, राइट। अब आगे क्या होता है कि ये जो मिस्टर ग्रैडग्रिंड हैं अपनी बेटी लुइसा को मिस्टर बाउंडरबी से शादी करने का प्रस्ताव पेश करते हैं, राइट। लुइसा जो कि अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने में वीक है, वो इस शादी के लिए हाँ कर देती है। इस शादी से फ़ायदा उसके भाई टॉम को होगा। अब ये मिस्टर बाउंडरबी कौन है? मिस्टर बाउंडरबी इज़ अ बिजनेस एसोसिएट ऑफ मिस्टर ग्रैडग्रिंड। ही इज़ अ सेल्फ मेड मैन, मीन्स वो अमीर बाप का बेटा नहीं है। उसने लाइफ में जो भी हासिल किया अपने दम पर किया, राइट। यहाँ पर कहानी आगे की ओर बढ़ाते हुए एक और करेक्टर है सीसी, राइट। सीसी क्या है कि मिस्टर ग्रैडग्रिंड के स्कूल की स्टूडेंट है। उसके फादर सर्कस में काम करते हैं। मिस्टर ग्रैडग्रिंड उसको सीसी
एंड लुइसा की दोस्ती पसंद नहीं है। उन्हें डर है, एक्चुअली वो डर इस चीज़ का कि कहीं लुइसा उसके इन्फ्लुएंस में आकर सर्कस जैसे लोगों की तरह बिहेव करना ना शुरू कर दे। मींस वो जो सर्कस के लोग फैंसीफुल आइडियाज़ होते हैं, इमेजिनेशन में जीते हैं, वो आइडियाज़ जो कि वो सर्कस शो में दिखाने की कोशिश करते हैं, कहीं उनकी तरफ उनकी बेटी लुइसा अट्रैक्ट ना हो जाए, राइट। वो चाहते थे कि वो सिर्फ फैक्ट्स एंड फैक्ट्स के बारे में बात करें। अब ये मिस्टर बाउंडरबी जो कि मिस्टर ग्रेडग्रीन का बिजनेस एसोसिएट है, दोनों क्या करते हैं, दोनों सिसी को स्कूल से बाहर निकालने का प्लान करते हैं। लेकिन जब इन्हें पता चलता है कि सिसी के फादर ने उसे अबेंडन कर दिया, छोड़ दिया, तो मिस्टर ग्रेडग्रीन सिसी को अपने घर में ले आते हैं, राइट। हम बात कर रहे थे मिस्टर बाउंडरबी की, जो लुइसा से डबल एज के हैं। मिस्टर बाउंडरबी लुइसा से शादी कर लेते हैं और लुइसा का भाई है टॉम। टॉम शादी के बाद उनके साथ उनके घर में ही रहने लगता है। टॉम मिस्टर बाउंडरबी के बैंक में काम करता है और उसी बैंक में वो रॉबरी करता है, उसी बैंक को वो बाद में लूट लेता है, राइट। ये हम आगे जैसे जैसे कहानी डिस्कस होगी सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। मिस्टर बाउंडरबी की बात करें तो उनके साथ कई और करैक्टर जुड़े हैं, जैसे मिसेस स्पारसेट जो कि एक मिडिल एज्ड हाउसकीपर है मिस्टर बाउंडरबी की। और उसी तरह एक और करैक्टर है जो कि मिस्टर बाउंडरबी से जुड़े हुए हैं, वो है द नेक्स्ट वन इज़ दिस वन, स्टीफन। स्टीफन कौन है? वो एक वर्कर है मिस्टर बाउंडरबी की फैक्ट्री में, राइट। और वो अपनी मैरिड, वी कैन से डिस्टर्ब्ड मैरिड लाइफ से परेशान होकर मिस्टर बाउंडरबी के पास आता है। वो रशेल से शादी करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर मिस्टर बाउंडरबी उसे इन्फॉर्म करते हैं कि ये डिवोर्स जैसी जो चीज़ है स्टीफन के बस की नहीं है, ये कैपिटलिस्ट लोगों के चोचले हैं और तुम इसको अफोर्ड नहीं कर पाओगे। इसके लिए स्टीफन को क्या करना होगा, उसे बहुत सारा पैसा चाहिए, राइट। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ये नॉवल की स्टोरी सेट की गई है अमिड द इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज ऑफ कॉकटाउन, इन सम वे सिमिलर टू मैनचेस्टर। अब चार्ल्स डिकन्स यहाँ पर इस नॉवल के माध्यम द्वारा हम कह सकते हैं कि जो एक मैसिव लड़ाई होती है ना, जो मिडिल क्लास एंड अपर क्लास में चलती है, वो उसे शो करना चाहते हैं, उसे दिखाना चाहते हैं, उसे हमारे तक पहुंचाना चाहते हैं, राइट। एक्चुअली हार्ड टाइम्स 19th सेंचुरी इंग्लैंड की बात करता है, जो कि एक मशीनी युग की तरफ बढ़ रहा था। और इस मशीनी युग की भाग दौड़ में मिडिल क्लास, वी कैन से मिडिल क्लास वाज ओनली कंसर्न विद प्रॉफिट, वो चाहे किसी भी वे में हो, राइट। एंड हार्ड टाइम्स दिस वर्क वी कैन से इट इज़ अ सेंटिमेंटल मेलोड्रामा। ये नॉवल इंग्लैंड की इस इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बताता है, जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट बन गई थी। इन मशीनों में जैसे जैसे डेवलपमेंट्स हो रही थी, दूसरी तरफ जो हमारे फैंसीफुल आइडियाज़, इमेजिनेशंस, इमोशंस, सेंटिमेंट्स, ये वैसे वैसे ही लोगों में ख़त्म होते दिखाई दे रहे थे, राइट। ये एक इस मशीनी युग का, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का एक ड्रॉबैक था। और हम कह सकते हैं कि लोगों में एक तरह से हाहाकार मच गई थी, हर कोई मशीन ही बनता जा रहा था। धीरे धीरे उनको अपनी फैंटेसीज़, अपनी फीलिंग्स डल होती धीरे धीरे उनको नज़र आनी शुरू हो गई, राइट। जैसे मैंने बताया कि लोग अपने बारे में सेल्फिश हो रहे थे, अपने बारे में सोचना शुरू कर रहे थे। उसी दौरान मिस्टर बाउंडरबी की फैक्ट्री में वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी, किसके अंडर? स्लैक ब्रिज के, राइट। बाउंडरबी के वर्कर्स एक्चुअली उससे परेशान होकर उसके अगेंस्ट एक यूनियन बना लेते हैं, राइट। वो स्ट्राइक की घोषणा कर देते हैं और ये सब एक क्रुक्ड ओरेटर, मतलब एक कनिंग आदमी स्लैक ब्रिज के अंडर होता है, वो इन सबको उकसाता है। ही कन्विंसेस द हैंड्स वर्ड इज symbolizes workers here, right. He convinces the hands to unionize and turns them against Stephen Blackpool where he refuses to join the union. होता क्या है कि इन सब में एक अकेला स्टेफन ही है जो इस स्ट्राइक में वर्कर्स का साथ नहीं देता। क्यों नहीं देता? उसका मानना है कि ये जो स्ट्राइक्स होती हैं किसी भी मुसीबत का हल नहीं है, इससे किसी को भी फ़ायदा नहीं होता। उसको लगता है कि इससे ना एम्प्लॉयर्स को फ़ायदा होता ना एम्प्लॉय को, राइट।
तो वो इस जो स्ट्राइक है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है, वो अपनी ही दुनिया में रहता है, क्योंकि वो ऑलरेडी डिस्टर्ब्ड है मैरिड लाइफ से, तो वो उसको इस चीज़ों में और उलझना नहीं चाहता है। उसी दौरान क्या होता है, मिस्टर बाउंडर भी उसको बुलाते हैं, वो इस स्ट्राइक से रिलेटेड जितनी इंक्वायरी है उसके लिए स्टीफन को बुलाते हैं, लेकिन स्टीफन यहाँ स्ट्राइक का हिस्सा नहीं बनता है। वहाँ दूसरी ओर वो बाउंडर भी को भी स्ट्राइक की रणनीति बिल्कुल नहीं बताता है, राइट। वो इसको लीक करना अपनी मॉरल वैल्यूज़ के अगेंस्ट समझता है, राइट। नो फ्रेंड्स, देर इज़ वन पॉइंट टू बी नोटिस दैट यहाँ इस नावल में एक साइड पर मिस्टर ग्रेडग्रिंड और मिस्टर बाउंडरबी एंड मिस्टर जेम्स, थर्ड कैरेक्टर, ये भी हु इज़ मिस्टर जेम्स हार्टहाउस, वो भी मैं अभी इंट्रोड्यूस करवाऊँगी आपको। ये सभी ना कैपिटलिस्ट सोसाइटी को बिलोंग करते हैं, और मिस्टर ग्रेडग्रिंड फैक्ट्स में बिलीव करते हैं। बाउंडर भी अपने वर्कर्स को कोई इंपॉर्टेंस नहीं देता, और ये सब मैकेनाइजेशन का इंपॉर्टेंस देते हैं, राइट। इनके लिए फीलिंग्स कुछ नहीं है, इनके लिए बस काम 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 सब कुछ है, नंबर्स हैं, फैक्ट्स हैं, राइट। और दूसरी तरफ जो स्टीफन है, स्ट्राइक के बारे में ना बताकर उन मॉरल वैल्यूज़ को इंपॉर्टेंस देता है। ऐसे सर्कस के लोग भी हैं जो इस मशीनी युग, इस 19th सेंचुरी जिसके बारे में डिकन्स बताता है, ये सब अभी उनसे दूर है, राइट। चलो ओके, लीव इट, ये एक अलग टॉपिक हो जाएगा, दैट विल बी डिस्कस लेटर ऑन, एंड लेट अस कंसंट्रेट ऑन टुडेज टॉपिक, जो कि मेन समरी है, मैकेनाइजेशन और ये यूटिलिटेरियन आइडियाज़, ये सारे थीम्स हैं, दैट विल बी डिस्कस्ड इन अनदर वीडियो, राइट। चलो लेट्स कंटिन्यू। जो स्टीफन है, राइट, स्टीफन को अपनी इन मॉरल वैल्यूज़ के कारण अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ता है। इसी दौरान जब उसकी नौकरी चली जाती है तो लुइसा और टॉम स्टीफन के पास आते हैं और उसकी मदद करते हैं, राइट। टॉम क्या करता है, टॉम गिव्स हिम वन सजेशन कि वो जो बैंक है वहाँ का, उसके आसपास एक दो दिन मतलब एक दो रात वहाँ पे आसपास टहला करे, उससे उसकी शायद प्रॉब्लम का सल्यूशन निकल जाए। तो स्टीफन भी टॉम पे क्या कहते हैं कि उसके ऊपर फेथ कर लेता है, राइट। उसको लगता है शायद मुझे ये कोई सुजेशन दे रहा है, जब मुझे किसी चीज़ के लिए गाइड कर रहा है जो मेरे लिए अच्छा, जो मेरी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दे, राइट। लेकिन वो उसको ये सुजेशन क्यों देता है, ये एंड में पता चलेगा कि टॉम ने स्टीफन को बैंक के इर्द गिर्द घूमने को क्यों कहा था, राइट। नेक्स्ट इज़ मिस्टर हार्थहाउस एंड टॉम। अब दूसरी तरफ क्या था, जो जेम्स हार्थहाउस होते हैं वो टॉम के साथ अपनी दोस्ती बढ़ाना शुरू कर देते हैं, राइट। अब यहाँ पर है कि ये कैरेक्टर है कौन, तो चलो इसको भी इंट्रोड्यूस करती हूँ। ये जेम्स जो है, ही इज़ अ सोफिस्टिकेटेड एंड मैनिपुलेटिव यंग जेंटलमैन हु कम्स टू कॉकटाउन टू एंटर पॉलिटिक्स एज अ डिसाइपल ऑफ ग्रेडग्रिंड, राइट। कि वो उसका शागिर्द बनने आया, मिस्टर ग्रेडग्रिंड का शागिर्द बन के पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहता है। नाउ एक यंग जेंटलमैन और एक बहुत एक कैपिटलिस्ट सोसाइटी को बिलोंग करता है, वो पॉलिटिक्स में क्यों आना चाहता है, बिकॉज वो अपने काम से बहुत ज़्यादा बोर हो गया, उसको अपने काम से कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, और इसी एंटरटेनमेंट वे के लिए वो थोड़ा सा अपना दिमाग शिफ्ट करने के लिए वो इस में पॉलिटिक्स में आना चाहता है, राइट। और इसी अम्यूज़मेंट को वो कहते हैं कि उसको फील करने के लिए यहाँ पर आता है, और लेकिन वो क्या करता है, वो लुइसा की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, राइट। अब क्या होता है, जेम्स जो है वो लुइसा को मिलता है एंड ही ट्राइज इज लेवल बेस्ट टू सेड्यूस हर। लुइसा क्या करती है, वो अनकंफर्टेबल फील करती है, दोनों जब बातें करते हैं वो अनकंफर्टेबल फील करती है, बट शी इज़ उसके, जैसे मैंने कहा है कि उसके जो थॉट्स हैं वो अनमैनेजेबल थॉट्स हैं, राइट। वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाती है। उसी दौरान क्या होता है, मिसेस पार्सेट, ये कौन है, हाउस कीपर ऑफ मिस्टर बाउंडरबी, ये क्या करती है, कान लगाकर उनकी बातें सुनती हैं, और जब लुइसा वहाँ से चली जाती है तो ये उसका पीछा करती है, लेकिन उसको पकड़ नहीं पाती है, क्यों, क्योंकि लुइसा उसकी आंखों से ओझल हो जाती है, राइट। अब लुइसा कहाँ जाती है, लुइसा जाती है अपने फादर मिस्टर ग्रेन के पास, राइट। और उसकी जितनी फ्रस्ट्रेशन है, जितने ग्रजेस हैं, वो क्या करती है, सारे के सारे वहाँ बस्ट आउट हो जाते हैं उसके, एंड शी फॉल्स अनकॉन्शियसली ऑन द ग्राउंड। और उसकी केयर टेकर बन जाती है सिसी, जो कि एक सर्कस वालों की लड़की है, राइट। और वो उसकी देखभाल करती है, और ये सिसी ही है जो
बाद में जेम्स को समझाती है और उसको उसके कहने पर जेम्स क्या होता है शहर छोड़ के चला जाता है, राइट। और जो लुइसा होती है वो अपने फादर को कंप्लेन करती है कि बिकॉज ऑफ हिज फादर्स एजुकेशनल फिलोसॉफी उसको लाइफ में बहुत कुछ देखना पड़ रहा है। इसी दौरान क्या होता है, इसी दौरान स्टीफन वो अपने आप को बेगुनाह साबित करने के लिए शहर में दोबारा वापस आ जाता है, राइट। क्या उसके ऊपर गुनाह, क्या है उसके ऊपर गुनाह लगा है कि उसने बैंक की रॉबरी की है। अब कौन से बैंक की रॉबरी की है? वो बैंक जिसके इर्द गिर्द टॉम ने उसको रात को मंडराने को कहा था कि वहाँ पर जाएगा तो तुझे कोई सोल्यूशन मिलेगा, राइट। तो जब बैंक में रॉबरी कमिट हो जाती है तो उसके बाद जब पुलिस आती है तो शक सीधा स्टीफन पे जाता है। क्यों? क्योंकि स्टीफन वहाँ पे 2-3 दिन से घूम रहा था। तो अपना इस पॉइंट को क्लियर करने के लिए स्टीफन आता है, लेकिन जब वो शहर वापस आता तो एक गड्ढे में गिर जाता और उसमें गिरने के कारण उसकी मौत हो जाती है। लेकिन मरने से पहले वो क्या करता है, सारी सच्चाई मिस्टर ग्रैंडगेट, लुइसा एंड सिसी को जो रॉबरी हुई थी उसके बारे में बताया जाता है कि इसका मेन क्राइम करने वाला टॉम है, ना कि स्टीफन है, राइट। और ऐसे ही क्या होता है कि कहानी के अंत में मिस्टर ग्रैंडग्रिन रियलाइज़ करते हैं कि इमोशंस की लाइफ में कितनी वैल्यू, और अपनी रेस्ट ऑफ लाइफ वो क्या करते हैं, ही डिवोट्स द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ टू फेथ, होप एंड चैरिटी इंस्टेड ऑफ फैक्ट्स, राइट। एंड नॉवल का ऐसे होता है कि उनके सारा जितना भी उनकी वी कैन से कि जो उनकी फ़िलोसॉफ़ी था उसका निचोड़ ये है कि वो कहते हैं कि जितने नंबर्स ज़रूरी हैं, जितने फैक्ट्स ज़रूरी हैं, उतनी लाइफ में इमोशंस भी ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि उनकी इस फ़िलोसॉफ़ी का असर उनकी बेटी लुइसा और उनके बेटे टॉम पर बहुत गहरा असर पड़ा, राइट। लुइसा क्या होती है, लुइसा अपने हस्बैंड मिस्टर बॉन्डरबी को छोड़ देती है और वो किसी और से भी शादी नहीं करती, जेम्स से भी शादी नहीं करती, वो अपनी लाइफ अकेले जीती है। और जो टॉम है उनका बेटा, वो शहर से बहुत दूर चला गया है और उस शहर से दूर जाने के कारण में भी नॉस्टैल्जिया फील करने के कारण वो बीमार हो जाता है और एंड में मर जाता है। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल अबाउट हार्ड टाइम्स बाय चार्ल्स डिकन्स in Hindi. I hope you will like my narration, and if you like it, please hit the like button, share and subscribe my channel, and if you are new to my channel, please hit the bell button so that you can get notifications for my upcoming videos. Thanks a lot for watching.